जब आपके पास एक मुश्त राशि आती है और म्यूचुअल फंड एडवाइजर को ये पता चलता है कि आपके पास एक मुश्त राशि है और आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो आपके पास आएंगे और सलाह देंगे कि आप किसी पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट कर लें। सामान्य अवस्था में वो सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, इसके बारे में अधिक जानकारी आपको चाहिए, यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, यदि जानकारी चाहिए तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करें और उससे जानकारी ले सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि यदि आपके पास एक मुश्त राशि है तो आप एसटीपी प्लान मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्ट करना चाहिए या लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस बात के लिए हमने एक पर्टिकुलर सेगमेंट का पिछले 10 साल का 2 टाइम स्लॉट में XIRR और CAGR को कंपेयर किया है और उसकी एनालिसिस की है, और हमें लगता है कि इस वीडियो को देखने के अंत में आप इस पोजीशन में होंगे, आप ये डिसीजन लेने के पोजीशन में होंगे कि आप ये बता सकेंगे यदि आपके पास एक मुश्त राशि है तो आपको एसटीपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्ट करना चाहिए या लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। स्ट्रॉन्ग टैक्स स्पिन में आप एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। जैसा कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं, हम एसटीपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट और लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, इसकी एनालिसिस करेंगे और कंपेयर करेंगे। इसके लिए हमने 2 टाइम स्लॉट लिया हुआ है, अप्रैल 2015 से लेके मार्च 2020 तक। इस टाइम स्लॉट में हमने 1 अप्रैल 2015 को अगले 5 साल के लिए एसटीपी स्टार्ट किया, और लमसम के केस में हमने 1 अप्रैल 2015 को लमसम इन्वेस्टमेंट किया, और दोनों का रिडम्पशन 31 मार्च 2020 को किया हमने। दूसरा टाइम स्लॉट है अप्रैल 2018 से लेके मार्च 2023 तक। जैसा मैंने पहले बताया, एसटीपी के केस में 1 अप्रैल 2018 से अगले 60 महीनों के लिए एसटीपी की हमने, और लमसम के केस में 1 अप्रैल 2018 को हमने लमसम इन्वेस्टमेंट किया, जिसका रिडम्पशन हमने दोनों ही केस में हमने 31 मार्च 2023 को किया। हमने इस चर्चा के लिए, इस एनालिसिस के लिए 2 फंड लिए हुए हैं, 2 AMC लिए हैं, निप्पॉन और SBI के, स्मॉल कैप और डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के बारे में यदि आपको आइडिया हो तो अच्छी बात है, यदि इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि निप्पॉन और SBI के स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान के हिस्टोरिकल रिटर्न के बेसिस पे हमने इसको एनालिसिस करने की कोशिश की। और जब हम देखते हैं कि फर्स्ट टाइम स्लॉट में अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2020 तक 5 साल के लिए निप्पॉन स्मॉल कैप का एसटीपी का रिटर्न था 7.01%, जबकि लमसम का इन्वेस्टमेंट था उसी टाइम स्लॉट में 3.22%। ये फ्रेंड्स बता दूं, ये रिटर्न जो एसटीपी का रिटर्न है वो XIRR है और लमसम का इन्वेस्टमेंट CAGR है। जब SBI की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम स्लॉट में SBI स्मॉल कैप का XIRR इट वाज 11.84%, जबकि लमसम के केस में CAGR जो था ये 8.25% था। अब हम दूसरे टाइम स्लॉट की बातें करते हैं, अप्रैल 2018 से मार्च 2023 तक। इस केस में निप्पॉन स्मॉल कैप ने एसटीपी के केस में 25.84% का XIRR प्राप्त किया, और इसी टाइम स्लॉट में जब यदि मैं लमसम करता 1 अप्रैल 2018 को तो उसका CAGR होता 16.52%। यही बातें करते हैं हम SBI स्मॉल कैप के बारे में, तो हम देखते हैं कि एसटीपी के केस में जो XIRR होता ये 22.22% होता, जबकि लमसम के केस में ये 15.32% होता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये एसटीपी का इन्वेस्टमेंट XIRR को कंपेयर किया है हमने लमसम के CAGR से, और हमने स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान का स्कीम लिया हुआ है, रेगुलर प्लान का नहीं लिया है हमने। बारी आती है इसको कंक्लूड करने की। कंक्लूड करने के पहले मैं 2 चीजें बता दूं कि हमने इस एनालिसिस में, इस स्टडी में 2 पॉइंट्स को इग्नोर किया है।
पहला पॉइंट कि सोर्स फंड में जो रिमेनिंग बैलेंस बचेंगे, जब लमसम इन्वेस्टमेंट जब सोर्स फंड में करेंगे और रिमेनिंग फंड जो बचेंगे उस पे जो एप्रिसिएशन होगा उसको काउंट फॉर नहीं किया है, उसको इग्नोर किया है। और दूसरा कि वो चूंकि लिक्विड फंड होता है, जो सोर्स फंड जो होता है उसमें जो कैपिटल एप्रिसिएशंस होंगे, उसके जो लॉन्ग टर्म गेन या शॉर्ट टर्म गेन होंगे और उस पर जो टैक्स लगेगा उसको भी हमने इग्नोर किया हुआ है, ये मानते हुए कि दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर देगा और इम्पैक्ट यही आएगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो उसके एप्रिसिएशन होंगे वो कैपिटल गेन टैक्स से अधिक होंगे, मीन्स कैपिटल पोस्ट टैक्स एप्रिसिएशन भी कुछ और होंगे। और यदि हम इन दोनों में ऐड करना चाहेंगे तो शायद XIRR इन लोगों का और अधिक होगा। अब बारी है कंक्लूड करने की। हम दोनों ही केस में देखते हैं, यदि हम देखते हैं पहले टाइम स्लॉट में STP का कंपैरिजन करते हैं हम लमसम के कंपैरिजन से, देखते हैं कि निपॉन में 7.01 का XIRR मिला, एप्रिसिएशन मिला, जबकि लमसम के केस में 3.22% था और SBI के केस में ये था 11.84%, जबकि लमसम के केस में वही केस 8.25% था। और उसी हिसाब से यदि हम दूसरे टाइम स्लॉट जो कि 1 अप्रैल 2018 से शुरू होकर 31/3/2023 तक चला था, उसमें हम देखते हैं कि निपॉन में 25.84 है, जबकि लमसम वाले केस में यही निपॉन का 16.52 है और SBI के केस में ये STP केस में 22.22% है और लमसम के केस में इट इज ओनली 15.32%। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि सोर्स फंड का कैपिटल एप्रिसिएशन और कैपिटल गेन टैक्स को इग्नोर करने के बाद इतना है, यदि वो एप्रोप्रिएट करेंगे तो शायद XIRR और बेहतर दिखेगा। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि यदि हमें एक मुश्त राशि हो तो नो लमसम, ऑलवेज STP। हालांकि ये निर्णय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के रिस्क परसेप्शन और उसके सोच पे डिपेंड करता है, उसके टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन इट्स माय ओपिनियन कि लमसम कभी ना करें, STP करें। यदि आपके पास एक मुश्त अमाउंट हो और यदि एक मुश्त अमाउंट नहीं हो फिर तो SIP के अलावा आपके पास कोई वे ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये वीडियो केवल उनके लिए जिनके पास लमसम इन्वेस्टमेंट है और उनके पास कंफ्यूजन, उनके सामने कंफ्यूजन हैं, वो लमसम को ऑप्ट करें या STP को।